चलिए स्टूडेंट, क्लास को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। और प्रीवियस के लेक्चर्स तक जी हमने सीखा था सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस कर रहे थे, है ना। आपको याद हो तो हमने लास्ट के लेक्चर्स तक देखा था कि यदि सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है कि किस फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता था, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी कॉमा क्यू, इस तरीके से हमारा होता था, याद है। सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसका जनरल फॉर्म होता था। ये तीन तरीके का हो सकता था जी। पहला नंबर हाइपरबोलिक हो सकता था, फिर दूसरा नंबर पैराबोलिक हो सकता था, और तीसरा नंबर ये इलिप्टिकल हो सकता था। यही ना इसका क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यही था कि या तो हाइपरबोलिक, या तो पैराबोलिक, या तो इलिप्टिक। अगर ये हाइपरबोलिक रहे तो हमने लास्ट के क्लासेस में सीखा है कि किस तरीके से हम लोग इसको कैनोनिकल में रिड्यूस करते थे। आप अगर नहीं देखे तो प्रीवियस का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। फिर हमने सीखा कि पैराबोलिक में रहे तो किस तरीके से रिड्यूस करते हैं। वर्किंग स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम था। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कि अगर ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर इक्वेशन जो है अगर इलिप्टिकल रहे, इलिप्टिकल रहने का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी एस स्क्वायर माइनस 4RT ये जो क्वांटिटी है ये नेगेटिव हो जाए तब इलिप्टिकल होता है। उस केस में हम इसको कैसे कैनोनिकल में कन्वर्ट करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। वर्किंग प्रोसीड्यूर को देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए कि रिड्यूसिंग इलिप्टिक इक्वेशंस टू कैनोनिकल फॉर्म, कि इलिप्टिक इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, जरा देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या है कि लेट द गिवन पीडीई इज, लेट द गिवन पीडीई इज, मान लीजिए कि हमारे पास जो गिवन पीडी है वो कुछ इस तरीके से आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास गिवन पीडीई है, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि हम इलिप्टिकल इक्वेशंस को कैनोनिकल में लेके जाने वाले हैं, तो मतलब यहाँ पे पहले स्टेप पे हम ये चेक करेंगे कि इलिप्टिकल है कि नहीं है। मीन्स कि हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमको यहाँ पे मिलेगा हेयर, हमारे पास यहाँ पे क्या मिलना चाहिए कि हेयर एस स्क्वायर माइनस 4RT इसका वैल्यू जो होगा नेगेटिव होना चाहिए, तब ना दैट इज कि हेयर ये होना चाहिए क्या कि दैट इज यहाँ पे इक्वेशन इज इलिप्टिकल, इलिप्टिक इक्वेशन, ठीक है। होना चाहिए इलिप्टिक इक्वेशन होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप जैसे ही हमको मिल गया इलिप्टिक इक्वेशन, तो सेकंड स्टेप क्या बोलता था जी, हाइपरबोलिक में आपने देखा, आपने पैराबोलिक में भी देखा होगा, तो इलिप्टिक में भी आप लोग समझ सकते हैं कि भाई पहला हमने इलिप्टिक चेक कर लिया। इलिप्टिक चेक करने के बाद क्या करेंगे, लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हमने हाइपरबोलिक में किया, जैसे पैराबोला वाले में करा हमने। तो सेम सेकंड स्टेप क्या होगा कि राइट द लेमडा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 क्या है, राइट द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखिए यहाँ पे, है ना, कि राइट द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कि राइट द लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखा जाता है जी, तो आर एस टी याद है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखते हैं, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, हाइपरबोला वाले केस में इस लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल और डिस्टिंक्ट रूट होता था, याद है। अगर हाइपरबोला रहता ये एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 मीन्स कि हाइपरबोला रहता, तो इसका जो रूट आता वो रियल और डिस्टिंक्ट आता। अगर पैराबोला दिस इज इक्वल टू 0 रहता, पैराबोला रहता, तो इसका वैल्यू रियल बट इक्वल आता। प्रीवियस में हमने देखा है। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका जो रूट आएगा ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, मतलब कि अल्फा प्लस आई माइनस आई बीटा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट यहाँ पे कि अल्फा 1 एंड अल्फा 2 बी टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट, लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट,
कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट का मतलब देखिए, कॉम्प्लेक्स का मतलब तो समझ रहे हैं कि ए प्लस आई बी टाइप का, कॉन्जुगेट का मतलब कि जस्ट उसी का नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर अल्फा प्लस आई बीटा मेरा एक रूट है तो इसी का जस्ट कॉन्जुगेट होगा, मतलब अल्फा माइनस आई बीटा इसका दूसरा रूट होगा, अल्फा माइनस आई बीटा इसका दूसरा रूट होगा, इस तरीके से। यही बोलोगे कि जब आप इस लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो लैम्डा का वैल्यू आएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी, टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब एक इस तरीके से आता है, दूसरा इसका कॉन्जुगेट आएगा, ऐसे दो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा हमको। तो ये भाई सेम सिमिलर ही है, अगर प्रीवियस का आप मेथड सीखे हैं हाइपरबोलिक वाला पैराबोलिक वाला सीखे हैं तो इसमें कुछ है नहीं, पहले चेक करेंगे हाइपरबोलिक है कि नहीं, सेकंड में फिर लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद हम टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट अल्फा लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लेंगे। इसके बाद क्या था थर्ड स्टेप जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना, यहाँ पे भी सेम वही स्टेप होगा। तो राइट दी कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है, राइट कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरीके से लिखाएगा, तो एज लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो को था ना, तो इस तरीके से लिखाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 एंड dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट एक बात बहुत विशेष रूप से, कि यहाँ पे हमारे पास रियल रूट नहीं आया है, जो भी यहाँ पे आएगा आयोटा इन्वॉल्व होगा, उसमें आई इन्वॉल्व होगा। फिर से एक बार सुनिएगा इस वर्किंग प्रोसीड्यूर को। सबसे पहला स्टेप बोला गया कि आप चेक करिए कि इलिप्टिक है कि नहीं। अगर मान लीजिए पैराबोलिक होता तो पैराबोलिक के रूल से कैनोनिकल में ले जाते हैं, हाइपरबोला होता तो हाइपरबोला से ले जाते हैं। अब अंतिम केस बचता है कि अगर इलिप्टिकल है तो सबसे पहले लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखिए, और उसको जब सॉल्व करिएगा तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 इसका जो दो वैल्यू आएगा ना, वो दोनों वैल्यू इमेजिनरी होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप होगा। देखिएगा एग्जांपल में समझाएंगे। अभी थर्ड स्टेप बोलता है कि जो भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लाए हैं आप दो वो, आप ध्यान दीजिए दोनों तो सेम ही होगा ना जी। मान लीजिए यहाँ पे जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लाइएगा सेम होगा, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। मतलब अगर लैम्डा 1 आपका अल्फा प्लस आई बीटा है तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा। यही ना डिफरेंस है दोनों में, अल्फा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 में, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो यही डिफरेंस है। तो मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वही सॉल्यूशन इसका भी होगा जब सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा। अरे बस समझ में क्यों हम ऐसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि भाई लैम्डा 1 लैम्डा 2 सेम था, बस कॉन्जुगेट है वो, मतलब यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस तो वहाँ प्लस होगा। तो जैसे हाइपरबोलिक हो चाहे पैराबोलिक वाला में हम लोग क्या करते थे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करके फंक्शन लाते। तो जब बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा ना, तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो सीधा सीधा फंक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ फंक्शन आएगा फिर प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ कुछ फंक्शन आएगा, मतलब रियल पार्ट फिर प्लस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, और फिर यही चीज यहाँ पे भी आएगा, बस रियल पार्ट प्लस प्लस की जगह पे माइनस आई टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, सेम यही चीज यहाँ पे भी आएगा। ये हम कैसे बोल पा रहे हैं समझे कि भाई यहाँ पे तो ये आयोटा इन्वॉल्व है ना, तो इसका सॉल्यूशन में भी कुछ रियल कुछ इमेजिनरी जाएगा, कुछ रियल कुछ इमेजिनरी यही वाला रहेगा, बस माइनस साइन हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि जब ऑन या बाय सॉल्विंग वी गेट, लिखेंगे बाय सॉल्विंग दिस वी गेट, ऑन सॉल्विंग वी गेट। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कुछ रियल कुछ इमेजिनरी आएगा ना जी, तो हमने वही लिखा कि ऑन सॉल्विंग वी गेट क्या मिलेगा। हम मान के चलते कि चलिए f1 हम यहाँ पे जो आएगा उसको हम बोल देते हैं, चलिए इसके पास जो आएगा वो आएगा f1 ऑफ x कॉमा वाई, ये पूरा रियल है मेरा, प्लस आई टाइम्स ऑफ f2 ऑफ x कॉमा वाई। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू c1। कैसे किए कि भाई ये तो अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आयोटा इन्वॉल्व है, लैम्डा 1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो भी होगा तो उसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसमें आई इन्वॉल्व होगा, मतलब कुछ रियल पार्ट, तो f1 ऑफ x कॉमा वाई दिस इज रियल पार्ट, और आई टाइम्स ऑफ f2 x कॉमा वाई दिस इज इमेजिनरी पार्ट, और ये कंप्लीट मिला करके हमारा सॉल्यूशन है, दिस इज इक्वल टू c1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट।
तो आपको खूब अच्छे से पता है कि यहाँ पे जो लेकर के आए हैं इसका सॉल्यूशन तो यही सब होगा, ये जो यहाँ पे लिखा है आपने वही सॉल्यूशन इसका भी होगा, बस फर्क कहाँ आएगा, यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ C1 जो की जगह पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इधर C2 दे देंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे, इससे पहले वाले में पैराबोलिक वो चाहे हाइपरबोलिक हो, उसमें बहुत सीधा सीधा आता था कि इसको सॉल्व कर देते F1 इक्वल टू C1, इसको F2 इक्वल टू C2। यहाँ पे थोड़ा अलग आया, यहाँ पे F1 प्लस I टाइम्स ऑफ F2 इक्वल टू C1, ये हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी को थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेंगे, चलिए हम ये इसको U मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम स्टेप 4 में इसको हम U मान लेते हैं, इसी को हम U मान लेते हैं कि लेट स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में हम क्या बोलेंगे, देखिए स्टेप 4 क्या कहता है कि चूज क्या, U इज इक्वल टू दिस वन, ये हमारा U हो गया, यह हमारा U हो गया, एंड V इक्वल टू U और V भी हम इसको मान लेंगे, यहाँ से इसको हम क्या बोल दिए, V मान दिए, U और V मान दिए। ठीक है, अब जरा एक बात का और ध्यान दीजिए, U तो आपने इसको मान दिया और इस चीज को आपने भी मान दिया। इसके बाद जरा सुनिए, हम अभी यहाँ पे इसको खत्म नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम कंसिडरेशन और कर रहे हैं। क्या और कैसे कंसिडरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस करिएगा कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा ना, इसको हम अल्फा प्लस आई बीटा टाइप हम बोल सकते हैं इसको। देखिए जरा ध्यान से, या फिर आप यहाँ पे ना करके आप यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ F1 F2 लिखना अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तो आप इसको हटा करके डायरेक्ट आप यहीं पे लिख दीजिए। हम लोग चाहें तो हम यहीं पे, चलिए पर चूंकि आप सारे बच्चे लिख चुके होंगे तो रहने देते हैं, हम लोग चाहें ना तो इस F1 को हम अल्फा और इस F2 को हम बीटा मान दे रहे हैं, इस F1 को अल्फा, इस F2 को बीटा, तो मतलब U इक्वल क्या होगा, अल्फा प्लस आई बीटा, ये क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको अलग से लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी टू न्यू रियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच दैट लेट अल्फा एंड बीटा ऑफ अल्फा कॉमा बीटा बी टू न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच दैट, इस तरीके से दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि अल्फा जो हमारा है वो पहले वाले के बराबर होता है, अल्फा बराबर F1 ऑफ x कॉमा वाई एंड बीटा बराबर F2 ऑफ x कॉमा वाई। अभी बिल्कुल परेशान मत होइए, एकदम बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो देयरफॉर अब u का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो u का वैल्यू होगा अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए u का वैल्यू ये था अल्फा, इसको हम अल्फा बोल दिए, इसको बीटा बोल दिए, तो u का वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा एंड v का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस आई बीटा। तो चलिए इतना परेशान नहीं होना है, और ये वर्किंग प्रोसीड्यूर कहीं पूछा भी नहीं जाता है, तो हम इसको डायरेक्ट आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, सीधा सीधा समझिए, शुरुआत से बताते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप बोलता है कि आप चेक करिए कि इलिप्टिक है कि नहीं, अगर इलिप्टिक है तो आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ राइट लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो कॉम्प्लेक्स रूट मिलेगा, दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा, मतलब जैसा ये वही ये रहेगा, बस साइन का चेंजेस होगा बस। तो अब जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2 मिल गया, तो नाउ राइट कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि dy by dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, dy by dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करिए, जैसे ही सॉल्व करिएगा तो ऑन सॉल्विंग वी गेट f1 ऑफ x y प्लस i f2 ऑफ x y। और ध्यान बस इतना रखिए कि यही पहला वाला हमारा f1 बनता है, क्या बनता है, सॉरी यही हमारा अल्फा बनता है। ये जो पहला फंक्शन इसी को हम अल्फा बोलेंगे, आगे चल करके इसको बीटा बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। रियल पार्ट को अल्फा, इमेजिनरी पार्ट को बीटा, और यही अल्फा बीटा यहाँ भी रहता है, क्वेश्चन में देखिएगा। ठीक है, और हमने क्या करा है कि u हमने माना था, तो u इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा और v इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। क्वेश्चन में खूब अच्छे से समझ पाएगा। बस अभी इतना ध्यान रखिए कि जब सॉल्व करते हैं तो पहले रियल पार्ट को अल्फा बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बीटा बोलते हैं। क्या, रियल पार्ट को अल्फा, इमेजिनरी पार्ट को बीटा बोलते हैं। और बस आगे हम प्रोसीड कर देंगे, u इक्वल टू इसको हम u, इसको v मान लिए,
और यहाँ वाले को, पहले वाले को, रियल वाले को अल्फा, इमेजिनरी को बीटा माने हैं। ठीक है, जैसे पिछली बार होता था सिर्फ यू भी रहता था, इस बार यू भी नहीं है, अल्फा बीटा है। स्टेप 5 फिर से वही बात है, जैसे यहाँ तक पहुंचने के बाद अल्फा और बीटा मानने के बाद, अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा मानने के बाद, स्टेप 5 में कुछ नहीं, पी क्यू आर एस टी सब वैल्यू निकालिए, स्टेप 6 में से पुट कर दीजिए, सेम पहले के जैसा ही। तो लिखेंगे स्टेप 5, लिखेंगे यूजिंग द अबव रिलेशन। स्टेप 5 में क्या है, यूजिंग द above relation we find, हम क्या फाइंड करेंगे, we find p q r s and t in terms of alpha and beta, in terms of alpha and बीटा। ध्यान दीजिएगा पिछली बार अल्फा ये सब जो पी क्यू आर एस टी जो फाइंड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा फाइंड करेंगे। अल्फा बीटा कुछ और नहीं है बल्कि अल्फा बीटा यही है, इसको हम अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते थे बस। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद अब बस अंतिम, जैसे हम पी क्यू आर एस टी सब निकाल लेंगे तो बस स्टेप 6 क्या बोलता है, सब ले जाके पुट कर दीजिए। स्टेप 6 क्या बोलेगा कि सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू इन वन एंड सिंप्लीफाई द रिजल्ट देन वी गेट कैनोनिकल फॉर्म। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दीज वैल्यू, substituting all these value, substituting all these value in one, मैं इसकी गिवन पीडी में पुट करिए एंड सिंप्लीफाई द रिजल्ट, एंड सिंप्लीफाई एंड देन सिंप्लीफाई एंड सिंप्लीफाई, then we get required canonical form, required canonical form as, required canonical form as कैसे canonical form होगा, तो del 2 z by del अल्फा 2, ध्यान दिएगा यहाँ पे u भी नहीं है, अल्फा और बीटा के टर्म्स में आएगा, तो del 2 z by del अल्फा 2 प्लस del 2 z by del बीटा 2 इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा। देखिए u भी नहीं है, अल्फा है, बीटा है, z है, और यहाँ पे del z by del अल्फा है, del z by del अल्फा है, फिर del z by del बीटा है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा कैनोनिकल फॉर्म मिलता है। ध्यान दीजिएगा, आप अगर हाइपरबोलिक में कैनोनिकल फॉर्म बात कर रहे थे तो हाइपरबोलिक में कैनोनिकल फॉर्म कैसे मिलता था जी, इस वाले में हाइपरबोलिक में कैनोनिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से मिलता था, याद करिएगा। यहाँ पे मिलता था हमें मिलता था del 2 z by del u del v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u v z del z by del u कॉमा del z by del v। इस तरीके से इसमें कैनोनिकल फॉर्म मिलता था कि del 2 z by del u del v का वैल्यू मिलता था ऐसे। इस वाले में क्या मिलता था, इसमें मिलता था पैराबोलिक वाले में del 2 z by del u 2 का वैल्यू इसी फंक्शन के रूप में, या फिर del 2 z by del v 2 का वैल्यू इस फंक्शन के रूप में। इस इलिप्टिक वाले में कैसे मिलता है, तो del 2 z by del 2 z by del अल्फा स्क्वायर प्लस del 2 z by del बीटा स्क्वायर, इसका वैल्यू, इस समेशन का वैल्यू इधर, इस सम का वैल्यू इधर मिलता है इस फंक्शन के रूप में। यहाँ u भी नहीं है, यहाँ पे अल्फा बीटा z इन्वॉल्व है, मतलब z के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा बीटा काम करेगा। आगे चल करके यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाइएगा इस चीज को। चलिए हम लोग इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं तो सारे डिटेल को आप समझ पाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से बता दें क्विक रिवीजन कि अगर हमारे पास इलिप्टिक इक्वेशंस के रूप में आता है तो सबसे पहले लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखेंगे, सेकंड स्टेप लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखेंगे, इसके जो रूट्स आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, कॉम्प्लेक्स रूट जैसे ही आता है तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो f1 प्लस आई f2 टाइप का सॉल्यूशन आएगा यू का। सेम यही चीज यहाँ दूसरा मिलेगा बस नेगेटिव साइन के साथ, इसको अल्फा इसको बीटा मान लेंगे और जो कंप्लीट आ रहा है उसको यू, इसको भी इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग पीडी टू कैनोनिकल फॉर्म,
reduce the following PDE to canonical form to canonical form। क्या है जी फॉलोइंग पीडी क्या है? तो del 2z by del x स्क्वायर, del 2z by del x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू del 2z by del स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पीडी है, इसी को हमें रिड्यूस करना है कैनोनिकल फॉर्म में। इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? द गिवन पीडी कैन बी रिटन एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? द गिवन पीडी द गिवन पीडी कैन बी रिटन, इसी को हम आर लिखते हैं जी कि जेड का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड आर, प्लस ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए एक्स स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं? del 2z बाई del y स्क्वायर। तो del 2z बाई del y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हम इसको हम t लिख सकते हैं ना, तो एक्स स्क्वायर इसको t लिख सकते हैं, तो t लिख दिए, दिस इज इक्वल टू 0, रिलेशन नंबर 1 हो गया आपका। एकदम सेम प्रोसेस जैसे हम प्रीवियस में कर रहे थे, इसीलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहे, क्योंकि सेम चीज हाइपरबोलिक में हमने पढ़ा, पैराबोलिक में हमने एग्जांपल्स वगैरह करा, सेम यहाँ पे वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस जो आएगा उस पर हम लोग विशेष काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन, लिखिए नाउ comparing it with the equation now comparing it with the equation, कौन सा इक्वेशन जी? आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट, लिखिए तो हमें मिलेगा यहाँ पे कैपिटल आर का जो वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे 1, एस का वैल्यू कितना? यहाँ पे 0 है जी, देख लीजिएगा यहाँ एस का वैल्यू, एस वाला है ही नहीं तो 0 हो गया। स्मॉल टी कोएफिशिएंट कैपिटल टी बोलते हैं, तो कैपिटल टी कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है ना, तो देयरफॉर एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये टर्म्स पे जरा हम काम करते हैं, इस टर्म्स पे जरा हम निकालने के लिए आगे काम करते हैं। और ये एग्जाम्पल जो हम जो भी बता रहे हैं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। अभी शायद आप लोग देख भी रहे थे कि किसी बच्चे के इंटरनल में ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, कहाँ गए जी? देखिए तो देखिए है क्या? रिड्यूस द del 2z बाई del x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर del 2z बाई del y स्क्वायर टू कैनोनिकल फॉर्म। ये किनका क्वेश्चन है? तो ये है BS सिटी कॉलेज बोकारो इंटरनल एग्जाम, है ना। तो इस तरीके से तो ये सब क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो अभी हम यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छा ये इस तरीके का है। हाँ, हालांकि वो पैराबोलिक वाला क्वेश्चन था, शायद हाइपरबोलिक वाला क्वेश्चन था, वो राइट साइड में है जो आपको अभी एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे del 2z बाई दिस इस तरीके से है। इस क्वेश्चंस का हम लोग आगे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT कैसे निकलेगा? एस का वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, माइनस 4 आर के जगह पे 1 है, 4 इंटू आर के जगह पे 1 है, टी की जगह पे कितना है जी? एक्स स्क्वायर है, तो क्या है वैल्यू? -4x स्क्वायर। देखिए 4 भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो ये तो कंप्लीटली पॉजिटिव है। पॉजिटिव के आगे अगर माइनस लग गया तो ऑब्वियस नेगेटिव हो जाएगा, तो मींस कि दिस इज नेगेटिव। सो द गिवन पीडी क्या हो गया? इज एलिप्टिक। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। सो द गिवन पीडी इज एलिप्टिक। So the given PDE is
सो द गिवन पीडी इज इलिप्टिक। हो गया। तो चलिए जैसे ही इलिप्टिक हुआ तो अब लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या है जी, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। हेयर मतलब यहाँ आर का वैल्यू तो 1 है, मीन्स के सिर्फ और सिर्फ लैम्डा स्क्वायर प्लस एस का वैल्यू 0 है, टी का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ये तो वाला तो होगा नहीं, खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू इस एक्स को उधर भेजेगा क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू ये है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको खूब अच्छे से पता है कि प्लस माइनस, ठीक है, माइनस बाहर आएगा तो आयोटा, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स हो गया, तो लेमडा का वैल्यू प्लस आयोटा एक्स और इस तरीके से आया। तो दिस इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट कि लेमडा का वैल्यू एक बार क्या आया, प्लस आयोटा एक्स आ गया, और एक बार लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस आयोटा एक्स आ गया। मतलब एक बार आई एक्स प्लस का, एक बार माइनस आई एक्स। ध्यान दे रहे हैं कि कैसा आ रहा है इस बार, जो जो भी आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि जो यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे बस कॉन्जुगेट है, किसका पॉजिटिव है उसका नेगेटिव है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर। कैसे लिख लेगा, तो देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर, कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर है ना। देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर क्या होगा बताइए, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा जी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे लैम्डा के जगह पर यहाँ पे आई एक्स है, तो पहले बार में देंगे आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड यहाँ पे होगा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस आई एक्स इज इक्वल टू जीरो देंगे इस तरीके से। अब देखिए इस दोनों को हमें सॉल्व करना है, यही ना होता है डी वाई डी एक्स प्लस लेमडा वन, बस के पहला वाला, फिर डी वाई डी एक्स प्लस लेमडा टू, पहले यहाँ पे ये है, कर दिए। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन से ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा रफली आपको समझाते हैं। देखिए लिखिएगा मत इसको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, मान लीजिए ये हमारे पास है। थोड़ा सा समझिए ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि y का डिफरेंशिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एज इट इज एक्स आई एक्स है। आई जनरली हम i को क्या ट्रीट करते हैं, एक कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि i का मतलब कुछ और नहीं होता है बल्कि अंडर रूट में -1 होता है। i का मतलब यही ना होता है कि अंडर रूट -1, तो जस्ट एक कांस्टेंट ही है। तो i से डिस्टर्ब नहीं होना है और i से परेशान भी नहीं होना है आपको, है ना। i एक कांस्टेंट है, मतलब i का वैल्यू क्या होता है जी, सब बच्चों को पता है कि i का वैल्यू होता है अंडर रूट में -1, इसी को i बोलते हैं। तो ये क्या है, कांस्टेंट ही है ना। अगर कहीं पे लिखा होता है अंडर रूट में 5 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अंडर रूट में 4 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस तरीके से ये भी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारे पास जो अभी तक यहाँ पे आया है, ये जो चीज आया है, इसको इंटीग्रेट करके जल्दी से सॉल्यूशन करते हैं, अल्फा बीटा सब मिल जाएगा। लिखिए क्या होगा यहाँ पे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वाई बच जाएगा, ये वाई हो गया। समझ पा रहे कैसे जी, यहाँ पे मान लीजिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो क्या होगा जी, डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो कट के सिर्फ वाई बचेगा, वाई लिखा हमने। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेगा तो आई तो बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, तो प्लस ये आयोटा तो बाहर होगा और यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट C1। ठीक इसी तरीके से दूसरे वाले में सिर्फ माइनस का था, तो क्या होगा यहाँ पे y माइनस आई और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C2। अब स्टेप क्या बोलता था जी, याद है कि F1 प्लस आई टाइम्स ऑफ F2 इक्वल टू C1, फिर वही F1 F2 बीच में सिर्फ साइन चेंज होता था।
याद आ रहा है ये बात? अब हम इसको क्या मानते थे, इसको u मानते थे पूरा को, कि लेट हम u इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी आ रहा है उसको u मानते थे कि y प्लस आई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ये हमारा u हो गया। एंड हम इधर वाले को क्या मानते थे, इसको भी मानते थे, मतलब y माइनस आई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज v। हेयर या देयरफॉर इस वाले पार्ट को ध्यान दीजिए, इसी वाले पार्ट को ना अल्फा और इस पार्ट को बीटा बोलते थे, मैंने आपको समझाया था। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू यहाँ पे y हो गया एंड बीटा इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछिए हमसे, ये जो हमने यहाँ तक लिखा है इसमें किसी को डाउट है तो हमसे पूछिए। अब इसके बाद कुछ नहीं है, सीधा पी क्यू आर एस टी सब निकलेगा और आंसर आ जाएगा। बस यही डिफरेंस है। अब जो हम लोग सीखे थे कि हाइपरबोलिक में कैसे किए, पैराबोलिक में कैसे किए, और इलिप्टिक में बस इतना ही डिफरेंस है बाकी लोगों से, हाइपरबोलिक वाले से या फिर पैराबोलिक वालों से, यही डिफरेंस है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ है। चलिए राजा नाग, आप शायद प्रीवियस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्लास ना जी, पिछला सारा कंप्लीट है आपका। बाकी लोग बताइए यहाँ तक समझ में आया सबको? सिमी, स्नेहा, अजीत, बताइए आप लोग। नो डाउट, वेरी गुड। तो इसमें कुछ कर रहे हैं हम लोग, बताइए। सब तो हम वही काम कर रहे हैं जो पहले से हाइपरबोलिक में किए हैं, पैराबोलिक में किए हैं, और अब वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है ना, कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं जी। कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे, फिर इसको हम सॉल्व किए कि हमारे पास u, हम इसको मान लिए, इसको u माने, इसको भी माने, फाइनली यहाँ वाला को अल्फा बोलते हैं, इधर वाला को बीटा, तो ये अल्फा बीटा सेम हो गया, निकल गया। अब क्या करेंगे, सीधा पी क्यू आर एस टी सब निकाल के काम खत्म। चलिए तो अब बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, जरा देखिए, नाउ p इक्वल टू, नाउ p इक्वल टू क्या होता है जी, p का मतलब होता है कि डेल जेड बाई डेल एक्स होता है। चलिए तो आगे निकालेंगे, तो जैसे ही आपको एक बात मैंने वहां बताया था कि p का जो इस बार पी क्यू आर एस टी का जो वैल्यू निकलेगा, वर्किंग रूल को जरा ध्यान दीजिए। यूजिंग द above relations we find p q r s t in terms of alpha and beta। हमको इस बार वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, है ना, हमें जो वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा निकालना है। तो p का मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, तो इसी डेल जेड बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं जी, डेल जेड बाई डेल अल्फा एंड अल्फा से फिर एक्स। जैसे पिछली बार जेड से यू से एक्स जाते थे, इस बार नहीं, इस बार हमको अल्फा बीटा में जाना है, तो जेड से अल्फा, अल्फा से एक्स, प्लस जेड से बीटा डेल बीटा इनटू में डेल बीटा बाई डेल एक्स, कुछ इस तरीके से कहानी होगा। उम्मीद है कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू होगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम देखिए, जेड क्या है, एक्स वाई का फंक्शन, और यहाँ पे एक्स वाई क्या हो रहा है, अल्फा बीटा का फंक्शन हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन का ये चैन रूल लग रहा है। तो डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे निकला, तो जेड का अल्फा के रिस्पेक्ट में, फिर अल्फा का एक्स, फिर जेड का बीटा, बीटा का एक्स, यही डिफरेंस है पैराबोलिक और हाइपरबोलिक से इस चीज में। अब जल्दी से आ जाइए, अल्फा का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा, अल्फा का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो कितना आएगा जी, 0 आएगा। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, y है, तो किसी का वैल्यू y है, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो 0 आ जाएगा। तो मतलब आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये डेल जेड बाई डेल अल्फा तो रहने दीजिए आप, डेल जेड बाई डेल अल्फा ठीक है, ये रहने दीजिए, इसका वैल्यू हमारा 0 हो गया, ये वैल्यू हमारा 0 हो गया, प्लस अब देखिए डेल बीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखिए, क्योंकि बीटा का वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, बीटा का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखिए तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है, 2x, और नीचे में 2 है, तो 2 कट के सिर्फ x बचेगा। समझे बात यहाँ पे? तो ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन डेल जेड बाई, देखिए इसका डेल जेड बाई डेल बीटा रहने दीजिए, इस बीटा का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सिर्फ x हो गया, तो हम दैट इज करके लिख सकते हैं बच्चों कि डेल जेड बाई डेल एक्स का जो वैल्यू आया है, ये तो 0 खत्म हो गया, यहाँ पे लिखेंगे x इंटू डेल जेड बाई डेल बीटा, यही हो गया हमारे पास रिजल्ट, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स का कितना नंबर रिलेशन होगा, दिस इज रिलेशन नंबर 2। ये रिलेशन नंबर क्या होगा जी, हमारे पास डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू x इंटू डेल जेड बाई डेल बीटा, दिस इज रिलेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, हम डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल लेते हैं, अब क्या रूल कहता है कि हमको ऑपरेटर निकालना पड़ेगा, मींस के डेल बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा, तो क्या हम यहाँ से किसके ऊपर लग रहा है, जेड के ऊपर, ये किसके, जेड के ऊपर, देखिए तो ऑपरेटर कैसे निकलेगा, आप देखिए, दिस इम्प्लाई दैट
या ऑल्सो लिखिए कि डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे किस पे लग रहा है, z के ऊपर लग रहा है, और यहाँ पे x डेल बाई डेल अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं बीटा है, अल्फा ऑल तो 0 हो गया था, ये भी z के ऊपर लग रहा है। देखिए दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, देखिए डेल बाई डेल एक्स जेड पे लग रहा है, इधर x इंटू डेल बाई डेल बीटा जेड पे लग रहा है, दोनों वैल्यू सेम दे रहा है ना, तो मतलब ये ऑपरेटर इस पे लगा, ये ऑपरेटर इस पे लगा, वैल्यू सेम दे रहा है, इट मींस दोनों ऑपरेटर बराबर है, मतलब डेल बाई डेल एक्स जो है वो बराबर है x इंटू डेल बाई डेल बीटा के। दिस इज रिलेशन नंबर 3। तो हमने यहाँ से p के लिए वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट q के लिए, हमने यहाँ से p का वैल्यू फाइंड आउट करा, q के लिए बात करते हैं नाउ। q मतलब डेल जेड बाई डेल वाई, और फिर से वही बात कि डेल जेड से हम सबसे पहले अल्फा में जाएंगे और डेल अल्फा से फिर हमको वाई में आना पड़ेगा, प्लस डेल जेड से पहले डेल बीटा में जाएंगे, फिर डेल बीटा से हमको वाई में आना पड़ेगा। यही सीखना है यहाँ पे चैन रूल टोटल डिफरेंशिएशन का, ठीक है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस में इसे खूब डिटेल में पढ़ाएंगे हम, ठीक है। टोटल डिफरेंशिएशन उसमें चैन रूल देखते हैं हम लोग। अब देखिए फिर से वही बात, अल्फा का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जी, अल्फा का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर बीटा का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि सिर्फ x है इसीलिए। देखिए तो ये तो यहाँ पे होगा 1, तो मतलब यहाँ बचेगा डेल जेड बाई डेल अल्फा बचेगा सिर्फ, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, और बीटा का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 इंटू दिस खत्म हो गया। तो डायरेक्ट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू जो आ गया सिर्फ यही आ गया, दिस इज रिलेशन नंबर 4, ये आ गया। तो दिस ऑल्सो इंप्लाई क्या, डेल बाई डेल वाई अगर हम देखेंगे तो दिस इज इक्विवेलेंट टू डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल बाई डेल अल्फा, दिस इज रिलेशन नंबर 5। ये जरूरी है कि डेल बाई डेल वाई निकाल लिया हमने, तो डेल बाई यहाँ के ऑपरेटर को भी फाइंड आउट कर लिया। ये सब प्रीवियस में बताए हैं, तो उम्मीद है कि क्लियर होगा यहाँ पे। कैमरा पूरा ब्लर हो जा रहा है, कहाँ पे नहीं समझे बताइए, कैमरा कहाँ ब्लर हो जा रहा है जी बताइए। अभी अभी 75,000 लगा करके नया कैमरा खरीदे हैं, ऑटो फोकस में लगता है हो गया है। हाँ रुकिए अभी इसको सही करते हैं। चलिए तो यहाँ तक हो गया, हम लोग निकाल लिए। अब हम क्या निकालेंगे, आर एस टी का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे नाउ आर इक्वल टू, देखिए नाउ आर इज इक्वल टू, आर का वैल्यू क्या होता है जी, आप सबको पता है कि इसका वैल्यू होता है डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, विच इज इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तब जाके ये आर बनता है। और आपको खूब अच्छे से पता है कि क्या हम दोनों यहाँ पे एक साथ पुट कर सकते हैं, बताइए। डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू अभी आपके सामने यहाँ पे निकला था, जरा देखिए, कभी कभी भी हो रहा है। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू अभी तुरंत हम निकाले हैं, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल बीटा, मतलब फैक्टर के रूप में है। मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, चाहे यदि कहीं पे किसी डेल जेड बाई डेल एक्स हो चाहे जो भी हो, अगर फैक्टर में वैल्यू रहे तो हम दोनों एक साथ नहीं पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये डेल बाई डेल एक्स ऐसा इस तरीके से है कि डेल बाई डेल एक्स को यहाँ पे रहने दिया हमने, और इसका क्या है, एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल बीटा है, यही ना है जी। देखिए आप डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू ये, अब आपको खूब अच्छे से पता है कि भाई यहाँ पे इसका वैल्यू हम पुट करेंगे, लेकिन पहले प्रोडक्ट रूल लगा करके, और ये वही बच्चे समझ सकते हैं जो प्रीवियस क्लासेस किए हैं, है ना, कि पहले एक्स को बाहर रखेंगे, इस पे डिफरेंशिएशन, फिर इसको बाहर के इसका डिफरेंशिएशन। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, इसी को बाहर करते हैं, एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो डेल जेड बाई डेल बीटा को बाहर करते हैं, डेल जेड बाई डेल बीटा को बाहर करते हैं, और डेल बाई डेल एक्स किसके ऊपर लगाते हैं, तो एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर प्लस, देखिए इसको बाहर किया एक्स का डिफरेंशिएशन, अब एक्स को बाहर करते हैं, और डेल बाई डेल एक्स किसके ऊपर लगाते हैं, डेल बाई डेल एक्स लगाते हैं डेल जेड बाई
डेल बीटा के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। डेल जेड बाई डेल बीटा बाहर किए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, अब एक्स को बाहर किए डेल जेड बाई डेल बीटा का डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट अब जरा देखिए, डेल एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के ऊपर, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया, वो सिर्फ यही बचा यहाँ पे, डेल जेड बाई डेल बीटा यहाँ पे बचा। फिर प्लस देखिए यहाँ पे, ये एक्स को रहने दीजिए, डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है जी, तो डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू कहाँ है, डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू देखिए, डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स इंटू डेल बाई डेल बीटा, इसका ये एक्स बाहर रह गया, यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स इंटू डेल बाई डेल बीटा है, और ये वाले को फिर से वापस से लिख दिया, डेल जेड बाई डेल बीटा। हम लिखेंगे बाय यूजिंग, कौन सा रिलेशन यूज किया हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल बीटा है, ठीक, और डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू एक्स इंटू डेल बाई डेल बीटा है, रिलेशन नंबर 3 यूज किया हम यहाँ पे, बाय यूजिंग रिलेशन नंबर 3, यहाँ पे हम रिलेशन नंबर 3 यूज कर दिए। नेक्स्ट जल्दी से आगे आइए, तो यहाँ होगा डेल जेड बाई डेल बीटा, और प्लस ये एक्स को बाहर कर लीजिए तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एक बार बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर बीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 2 बार हो जाएगा, तो डेल टू जेड बाई डेल बीटा स्क्वायर, दिस इज वैल्यू ऑफ आर, दिस इज वैल्यू ऑफ आर। चलिए यहाँ पे आपका आर निकल गया। अब ये कितना नंबर रिलेशन हो जाएगा आपका, तो रिलेशन 5 तक लाए थे, रिलेशन नंबर इसको हम 6 दे देते हैं, ठीक, आर निकल गया ना। अब चलिए जल्दी से हम टी निकाल लेते हैं जी, टी तो बहुत ही छोटा सा है, टी कैसे निकलेगा जरा देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस में सिर्फ आर और टी ही 2 चीज दिया हुआ है, इसलिए अब आर निकाल लिए, अब टी निकालते हैं। नाउ टी कैसे निकलेगा, तो डेल टू जेड बाई, देखिए जरा, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर, और फिर इसको लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई इंटू में डेल जेड बाई डेल वाई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई और डेल जेड बाई डेल वाई को देखिए जरा, देखिए डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल अल्फा सिर्फ एक ही हुआ है, फैक्टर नहीं है इसमें, और फिर डेल बाई ये डेल बाई डेल अल्फा है, तो सीधा सीधा तो निकल गया जी। यहाँ पे इसका वैल्यू है डेल बाई डेल वाई का वैल्यू है डेल बाई डेल अल्फा है, इसका वैल्यू है डेल जेड बाई डेल अल्फा है, इसका जब आपस में देखिएगा एक बार अल्फा के रिस्पेक्ट में फिर अल्फा, मतलब क्या, और 2 टाइम्स हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल अल्फा स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे वैल्यू किसका ये, दैट इज वैल्यू ऑफ टी। तो हमारे पास ये, इसको रिलेशन नंबर हम 7 दे दिए, तो हम आर का वैल्यू निकाल चुके हैं, टी का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या करेंगे, नाउ पुटिंग दीज वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन रिलेशन नंबर 1। जरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा सीधा आर और टी ही है और कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, नाउ लिखिए, पुटिंग दीज वैल्यू इन 1 वी गेट, putting these value in 1 we get, क्या मिलेगा जी, वहां पे क्या था, r प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी था ना, इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, r का वैल्यू यहाँ पे जो भी है उसको ला करके रखिए, r का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेल जेड बाई डेल बीटा प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल बीटा स्क्वायर, ये हमारा r का वैल्यू है, प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर हमारे पास t का वैल्यू अभी निकाले थे, क्या था, डेल टू जेड बाई डेल अल्फा स्क्वायर, ये हमारा t का वैल्यू था, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने की बारी है, सिंप्लीफाई करने की बारी है, कैसे निकलेगा, इसको रहने दीजिए, डेल जेड बाई डेल बीटा रहने दीजिए, इसको आप देखिए प्लस, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू दिस था, एक्स स्क्वायर इंटू टी था, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को कर लीजिए बच्चों कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बचेगा डेल टू जेड बाई डेल बीटा स्क्वायर प्लस ये क्या होगा हमारे पास, डेल टू जेड बाई डेल अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाई दैट, हम क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, इस पूरे चीज को स्टूडेंट हम रहने देते हैं, यहाँ पे इस पूरे चीज को रहने देते हैं, इस वाले को उधर भेजते हैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल जेड बाई डेल बीटा, डेल जेड बाई डेल बीटा। अब जरा ध्यान दिए, दिस इम्प्लाई दैट, इसमें से हम इसको फिर से इधर रहने देते हैं, इसी साइड रहने देते हैं, ये एक्स स्क्वायर जो इधर है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 बाई, यहाँ पे पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डेल जेड बाई डेल बीटा आ गया, देखिए तो
डेल टू जेड बाई डेल बीटा स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सम फंक्शन आ गया ना। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम वापस से एक्स को हम या तो अल्फा या तो बीटा के टर्म्स में ले आएंगे। जरा हम सब्स्टिट्यूशन जो करे थे उससे हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर हमने यहाँ पे कहाँ था, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू बीटा था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 उधर गुना होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की जगह पे ले जाकर 2 बीटा रख देंगे, काम खत्म। तो नेक्स्ट जल्दी से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे ये हम एज इट इज रखेंगे, यहाँ से पूरा का पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर पे 2 बीटा इंटू में डेल जेड बाई डेल बीटा, यही हो गया विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। चलिए एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि क्या ये समझ में आया सबको। चलिए कमेंट करके बताइए तो जल्दी से, समझ में आया सबको, चलिए बताइए क्या ये बात सबको समझ में आया। तो कुछ था नहीं इसमें, आप देखिएगा तो सबसे पहले हमने वर्किंग प्रोसीड्यूर को समझा और बाकी इसमें सेम चीजें थी भाई जो हम लोग पढ़े हैं हाइपरबोलिक वाले में, पैराबोलिक वाले में। तो क्या ये सबको कैनोनिकल फॉर्म वाला सही है, इलिप्टिकल वाला समझ में आया कैनोनिकल फॉर्म? नो डाउट, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझ में आया। अब आप लोग के लिए कुछ है होमवर्क, चलिए होमवर्क दिखाते हैं अब। तो अब कुछ होमवर्क है, इसको जरा देख लीजिएगा आप लोग। होमवर्क क्या क्या है थोड़ा सा ध्यान से, चलिए हम थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाते हैं। तो एकदम पहले से कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। कुछ कुछ शायद ये सब तो हम क्लास में बताए भी हैं कि ट्रांसफॉर्म दी वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन भी हम क्लासेस में बताए थे आपको कि डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल वाई स्क्वायर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना, ये बाई मिस्टेक सेम ही चीज हो गया, यहाँ पे डेल वाई होगा ना, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वेव इक्वेशन। इसको हमें क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद सॉल्व भी करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। दूसरा है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस 3 इंटू डेल टू जेड बाई डेल एक्स 2 इस तरीके से, और इसको फिर इसको सॉल्व भी करना है। फिर अगला क्वेश्चन है रिड्यूस द इक्वेशन आर प्लस 2s प्लस टी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है, इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में करना है, सॉल्व भी करना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है रिड्यूस आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी, इधर लेगा तो आर माइनस एक्स स्क्वायर टी हो जाएगा, मींस कि इस तरीके से इसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करना है। फिर एक क्वेश्चन और भी है इस तरीके से, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन दिस इक्वल टू 0, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा आर माइनस एक्स एक्स प्लस क्यू टी प्लस पी 2p प्लस 3q इक्वल टू 0 इक्वल टू कैनोनिकल फॉर्म, इसको भी करना है। फिर रिड्यूस करना है इस तरीके से कैनोनिकल फॉर्म में। अभी यही क्वेश्चन हम करवाए हैं आर प्लस एक्स स्क्वायर टी, अभी तुरंत यही क्वेश्चन क्लास में अभी करवाए हैं, ये इलिप्टिक वाला क्वेश्चन है, ये अभी करवाए हैं, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी रिड्यूस है। और यहाँ पे तो आप देखिएगा तो कुल हम कितना क्वेश्चन दे दिए यहाँ पे जी, एक देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन दिया गया है इससे। तो उम्मीद है कि आप सब लोग इस क्वेश्चंस को, 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्या ये क्वेश्चंस बन जाएगा या कहीं पे और भी कुछ क्वेश्चंस करवाना है बताइए, अगर आप लोग कहेंगे तो हम और भी इस सब से क्वेश्चंस करवाएंगे, और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक बचा हुआ है उस पर हम पढ़ेंगे, इसको क्लोज करके ये चैप्टर कंप्लीट समझेंगे। चलिए बताइए क्या किया जाए, फिलहाल इस क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए ठीक है फिर हम लोग, ठीक।